चैट स्क्रीन पे लिख के बता दो। ओके मैडम आपकी आवाज आ रही है, कह रही हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा जी, पेज नंबर 189 से स्टार्ट करते हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। ठीक है जी। और यहाँ पर कल मैंने थोड़ा सा कल नहीं, जब मैं ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रही थी तो इसके अंदर मैंने पहले आप लोगों का थोड़ा सा बेस बनाने के लिए व्हाट आई डिड वाज कि मैंने जीडीपी, जीएनपी और जितने भी ये इकोनॉमिक की आपकी एब्रीविएशंस होती हैं, ये टर्मिनोलॉजीज मैंने फर्स्ट डे पे ही आपको, इफ़ यू रिमेंबर, मैंने स्टार्ट ही यहाँ से किया था। ठीक है ना। लेकिन फिर भी कहा था मैंने आप लोगों से कि इसको हम आगे भी करेंगे तो मजीद आपको अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेम इटसेल्फ इज लिटिल बिट ऑफ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। डोमेस्टिक का मतलब हो जाता है अपनी लोकल मार्केट। ठीक है ना। अब ग्रॉस का मतलब है द टोटल, राइट। एक होती है हमारी टेक अवे सैलरी, मतलब देखें इवन सैलरी के अंदर या अगर आप अपने बिल के अंदर भी देखते हैं ना, तो एक होता है ग्रॉस टोटल जो कि आखिर में टैक्स वगैरह सब कुछ मिला के सारी चीजें करके ना टोटल जो होता है। सो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ग्रॉस। डोमेस्टिक का मतलब हो गया आपका लोकल प्रोडक्ट्स। ठीक है। इसकी अगर आप इक्वेशन देखें तो इसके अंदर लिखा हुआ है इक्वल्स टू टोटल वैल्यू ऑफ इनकम, यानी इनकम का मतलब है कि आप जितना अर्न कर रहे हैं, अभी ये इनकम है। ठीक है। ये अभी इनकम इन्होंने बोला है, इस इनकम के अंदर इन्होंने प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस की बात यहां पर देखे। इनकम इज इंक्लूडिंग ऑल दीज। ठीक है ना, ये इनकम हो गया। अब इनकम डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटी विद इन अ कंट्री, यानी इसको अब हम डिवाइड कर रहे हैं पर यूनिट प्रोडक्शन। जितनी जो भी एक्टिविटी हम जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगी। अब आपको इसी तरह से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर, एक्सक्यूज मी, अच्छा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर भी आप देखिए, नेशनल का मतलब हो जाता है अब ये इंटरनेशनल और अक्रॉस द ग्लोब जितनी चीजें हैं उस कंट्री की, उन चीजों को इंक्लूड करेगी। इसकी इक्वेशन को एक नजर देखिए जरा सा आप। इसकी इक्वेशन कहती है कि इसके अंदर जीडीपी प्लस ओवरसीज इनकम, यानी बहुत सारे पाकिस्तानी दुनिया के दूसरे ममालिक में भी अर्न कर रहे हैं और उनकी इनकम वहां से भी जनरेट हो रही है। ठीक है। और वहां से इनकम जनरेट होने के साथ साथ क्या करेंगे कि प्लस तो हमने कर दिया कि उनकी इनकम को जनरेट कर दिया, और हमने माइनस क्या कर दिया, माइनस हमारी कंट्री में भी तो बहुत सारे फॉरेनर्स काम कर रहे हैं तो उनकी इनकम माइनस कर देंगे। तो माइनस इनकम अर्नड इन दी कंट्री बाय ओवरसीज रेजिडेंट्स, जो हमारी कंट्री के अंदर चाइनीज डिफरेंट नेशनैलिटीज के लोग काम कर रहे हैं डिफरेंट जगहों पर, उनकी इनकम माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, हमारे पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी। एक टर्मिनोलॉजी है फिस्कल पॉलिसी। पूरे साल की देयर इज अ क्वेश्चन, मैम जीडीपी जीएनपी कैलकुलेट करने आएगी एग्जाम में फॉर श्योर। फवाद, किस तरह का सवाल तुम कर रहे हो, ये एमसीक्यूज बेस्ड पेपर है एंड आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू आस्क दैट क्वेश्चन। ये हो सकता है किस तरह की इक्वेशन लिखी हुई आ जाए, वैसे तो ये आपको एब्रीविएशन किसी तरह से यूज की जा सकती है एमसीक्यूज में, लेकिन बहुत बहुत हुआ तो इक्वेशन जैसे आप इसको जहन में रखिएगा। इसके अलावा कोई कैलकुलेशन नहीं आएगी, लेकिन इसको समझ लो, ये टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए। दैट्स इट। ठीक है। ये कैलकुलेट करने के लिए आपका पेपर कोई कैलकुलेशन वाला आ नहीं रहा, ना ये कोई इकोनॉमिक्स का पेपर है। और एज फार एज आई नो, इकोनॉमिक्स भी तुम लोगों की ऐसी कैलकुलेशन वाली नहीं आ रही होती है, एमसीक्यूज ऐसे नहीं आते हैं जितना मेरी नॉलेज में है। बाकी ये कि मैं आई विल टॉक ओनली अबाउट माय कोर्स। ठीक है ना। फवाद प्लीज इस तरह के जो है ना स्टूपिड क्वेश्चन तुम्हारे पास दिमाग में सुबह सुबह आए भी ना तो उनको ना पूछो, खून नहीं खोलाया करो मेरा। अच्छा जी, अब हम बात करें फिस्कल पॉलिसी की। फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है पूरे साल की पॉलिसी। जो भी गवर्नमेंट होती है, जो भी रेगुलेशन बॉडीज होती हैं, वो आपकी पूरी साल की पॉलिसीज बनाती हैं, बजट एलोकेट करती हैं और तमाम तर चीजों को एक आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी बनती है कि किस तरह से हमें इस स्टेट को पूरा साल रन करना है। ठीक है। इसके अंदर हम करते हैं टैक्सेशन। ठीक है। कभी कभी जैसे अभी प्रेजेंट सिचुएशन अगर आप देखें
तो गवर्नमेंट ने क्या किया, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए इन्होंने द गवर्नमेंट रेजेस रेवेन्यू फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस विद टैक्स वाया टैक्सेस। अब क्या किया इन्होंने, गवर्नमेंट ने इस वक्त बुरी तरह से टैक्स इंप्लीमेंट कर दिया इन ऑर्डर टू क्रिएट द रेवेन्यू। शॉर्टेज ऑफ मनी था, अब इनके पास कोई दूसरा हल नहीं था, तो हर देखे एक बेसिक, अब जब टैक्स हर प्रोडक्ट के ऊपर लग रहा है तो दैट मीन्स कि प्राइस जो है वो बढ़ रही है, हर प्रोडक्ट की, हर कमोडिटी की प्राइस बढ़ रही है। तो प्रॉब्लम क्या आती है कि अफोर्डेबिलिटी का इशू आ जाता है, बाइंग पावर, परचेज जो है आपके पास एबिलिटी खत्म हो जाती है। तो अब प्रॉब्लम इसमें दूसरी तरीके से आता है कि अब जो यूज, फॉर एग्जांपल इफ आई गिव यू एक एग्जांपल देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक मंथ में कोई भी प्रोडक्ट जो है वो 4 यूज कर रही थी, तो अब मैं कोशिश ये करूंगी क्योंकि इतनी प्राइस बढ़ गई है कि मैं 3 में गुजारा कर लूं। दिस इज नॉट ओनली विद मी, दिस इज विद ऑल दी हाउस होल्ड लोग, मेंबर्स जो हैं वो अपने आप को इस तरह से श्रिंक कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा खामोखा में स्पेंड ना करें। ठीक है ना, दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो अब यहाँ पर टैक्सेशन की वजह से जो टैक्स की इतना परसेंटेज जो 14% और जितनी भी परसेंटेज 17% जीएसटी जो लगा रहे हैं, ठीक है, सेल्स टैक्स, तो उसके अंदर क्या होता है कि ये गवर्नमेंट को तो स्ट्रेंथन कर रही है कि हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी स्टेबल हो रही है, ठीक है, बट प्रॉब्लम इंडिविजुअल बेसिस पे आता है बिकॉज द मनी इज एक्चुअली जनरेटेड बाय द इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो इसके ऊपर भी मेरा थोड़ा सा वो है कि बेसिक नेसेसिटीज के प्रोडक्ट के ऊपर उस हिसाब से टैक्सेशन नहीं लगाना चाहिए, आप लग्जरी आइटम्स पे लगाएं, बिकॉज अगेन वी आर नॉट इंक्रीजिंग द सैलरी और द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द इंडिविजुअल्स। ठीक है, एनीवेज वापस आते हैं, पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर कह रहे हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स। ठीक है, द वे इन विच द गवर्नमेंट स्पेंड्स द मनी विल इम्पैक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी। अब गवर्नमेंट जो हमारी स्पेंडिंग्स कर रही है, फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर कह लो, रोड्स कह लो, आपका ये जो ग्रीन लाइन रेलवे ट्रैक जो है इसके ऊपर बात कर लें, तो ये गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स थे, और इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर गवर्नमेंट ने काफी पैसा लगाया है, लेकिन अभी तक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम ऑल्सो सिटिंग हियर, थोड़ा सा प्लानिंग की बात होती है, आई हैव नॉट सीन येट विटनेस्ड माई सेल्फ कि इससे हम, मुझे यानी एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मुझे इससे कोई फायदा होता हुआ कराची के अंदर तो नजर नहीं आ रहा। आई कैन नॉट स्पीक अबाउट अदर रेस्ट पार्ट्स ऑफ द, वो हाँ ठीक है, लाहौर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर आई रियली एडमायर दैट, आई वेंट देयर, तकरीबन मैं पिछले साल काफी दफा मेरा जाना हुआ है ट्रेनिंग को लेकर के, इवन इस दफा भी अभी मैं तकरीबन 2 ट्रिप तो लगा चुकी हूँ। लेकिन बात ये आ जाती है कि यस, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है तो लोगों को फैसिलिटीज मिल जाती है, उनका कम्यून सिस्टम जो है वो बेहतर होना चाहिए। कभी भी किसी भी डेवलपिंग कंट्री को आपको स्ट्रेंथन करना है उसकी इकोनॉमी को, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंड करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपका रोड्स, रेल्स, आपके रूट्स, आपके हॉस्पिटल्स, आपकी बेसिक नेसेसिटी की जो इम्यूनिटीज के लिए आपको यूटिलाइजेशन है, फॉर एग्जांपल पार्क्स, एजुकेशन, इन चीजों के ऊपर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज। अच्छा जी, मॉनेटरी पॉलिसीज के अंदर हम बात करते हैं, यहाँ पर मनी इन्वॉल्व होगा, ठीक है, इन वन वे और दी अदर। इसके अंदर आप ये देखिए, बुलेट के अंदर एक पॉइंट लिखा हुआ है जहाँ पर लिखा हुआ है द वॉल्यूम ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। सर्कुलेशन, वी ऑल हैव स्टडीड द सर्कुलर, जो आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कैश फ्लो की हम बात करते हैं, सर्कुलर कैश फ्लो, मनी सप्लाई। ठीक है, उसके अंदर हम सबको पता है कि लीकेजेस की टर्मिनोलॉजी क्या है और इंजेक्शंस की टर्मिनोलॉजी क्या है। इज देयर एनी स्टूडेंट जिसको ये टर्मिनोलॉजी ना पता हो? इज देयर एनी स्टूडेंट जिसको ये टर्मिनोलॉजी ना पता हो? तो चैट स्क्रीन पे लिखो। इसको हम, मैं गूगल भी करती हूँ अगर मुझे ये पिक्चर मिल जाती है, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, circular flow diagram would be better. Yeah, this is the image. Is there any student जिसको ये सर्कुलर फ्लो का नहीं पता है? कोई है ये इस तरह का कोई भी स्टूडेंट? ओके, नाउ आई एम गोइंग टू शेयर, एक मैं शेयर कर रही हूँ आपकी
डायग्राम, सो बी विथ मी हियर। फिर बुक पे आते हैं वापस। बच्चों ये डायग्राम नजर आई आपको? आपको ये डायग्राम, सर्कुलर फ्लो डायग्राम नजर आ रही है? प्लीज रिप्लाई, हरी अप। ओके, देखिए इस सर्कुलर फ्लो की डायग्राम के अंदर क्या होता है, देयर इज अ फर्म ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज एक्चुअली प्रोड्यूसिंग, व्हाई इट इज प्रोड्यूसिंग, इट इज प्रोड्यूसिंग फॉर द फॉर बीइंग फॉर द कंज्यूमर्स, ठीक है, फॉर द कंज्यूमर्स टू कंज्यूम दिस प्रोडक्ट। सबसे पहले तो फॉर द कस्टमर टू बाय दिस प्रोडक्ट, ऑफ कोर्स बाय करके वो घर ले जाएंगे और हाउस होल्ड के अंदर डेली लाइफ के अंदर आपका यूजेज आता है प्रोडक्ट्स का, ठीक है। नाउ फर्म जो प्रोड्यूस कर रही है, अब आप यहां पर देखें कि फर्म प्रोडक्ट्स दे रही है, प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है हाउस होल्ड की कैपेसिटी के लिए, और हाउस होल्ड से पैसा निकल के कहां आ रहा है, फर्म को मिल रहा है, ठीक है। हाउस होल्ड जो है वो स्पेंडिंग कर रहा है, पैसा दे रहा है यहां, और हम हाउस होल्ड को क्या दे रहे हैं, गुड्स दे रहे हैं। इसके अंदर नाउ आई विल शेयर एन अदर डायग्राम, a circular flow diagram, yeah, जिसके अंदर आई एम लुकिंग फॉर द टर्मिनोलॉजी टैक्स लीकेजेस एंड या दिस इज इट, goods and services, household self product, interest, profit, labor, yes, well, अब मैं एक और डायग्राम यहां पर आपसे शेयर कर रही हूं, प्लीज बी विथ मी एंड टेल मी कि ये डायग्राम सबको नजर आ रही है? ये डायग्राम आपकी सबको नजर आ रही है, सर्कुलर फ्लो डायग्राम, ठीक है। अब ये या अब ये जो डायग्राम है बेटा, ये हमारे वो उसको आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि इससे पहले वाली जो डायग्राम मैंने सर्कुलर फ्लो की दिखाई थी, दैट वाज फॉर जीडीपी, डोमेस्टिकली हम बात कर रहे थे, ठीक है। अब इसको कर लो कि दिस इज अ बेटर वन, इट्स अ बिगर वन। इसके अंदर आप ये देखें कि हम मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट की बात कर रहे हैं, हम फैक्टर मार्केट की बात कर रहे हैं, हम हाउस होल्ड और बिजनेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर अगर आप देखें कि रेवेन्यू, देयर आर टू सर्कल्स एक्चुअली moving on, one is in the GDP and the other one is actually for the monetary flow, monetary policies, ठीक है। इसके अंदर कॉस्ट भी इन्वॉल्व है, इसके अंदर इनकम, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट रेट, लीकेजेस एंड इंजेक्शंस का कॉन्सेप्ट यहां पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। आई होप ये आप सबको नजर आ रहा है एंड यू ऑल आर वेल फेमिलियर ऑफ ऑल दीज टर्मिनोलॉजीज हियर। ये आपकी इकोनॉमिक्स में, जाहिर सी बात है आप लोग OL 1 के अंदर इकोनॉमिक्स पढ़कर आ रहे हो, एंड आई एम श्योर कि ये आप लोगों को सबको क्लियर है। इज इट रियली क्लियर? कोई यहाँ पे प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को? ओके, सो देखिए यही कॉन्सेप्ट है। मैं वापस अब बुक की स्लाइड्स पे जा रही हूँ, आई एम क्लोजिंग दिस विंडो, इट वाज जस्ट टू गिव यू एन एक्सप्लेनेशन। मे बी देयर आर सम स्टूडेंट्स जिनको नहीं क्लियर हो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप लोग अचानक से ऑल ऑफ अ सडन ऐसा कोई क्लेम डाल देते हैं कि मिस हमने तो ये पढ़ा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पेस्टल का नाम ले रही होती हूँ और अक्सर औकात ये पूछा जा रहा है, मिस पेस्टल को जरा एक्सप्लेन कर दे, पेस्टल क्या है, ठीक है। तो वो अब ये इज एक्चुअली दैट इज फॉर दोज सॉर्ट ऑफ स्टूडेंट, दोज काइंड ऑफ स्टूडेंट जो कि गजनी वाली कैटेगरी में चल रहे होते हैं, कि अचानक से भूल जाते हैं बैठे बैठे कि क्या पढ़ा है उन्होंने इससे पहले, ठीक है। सो वी ऑल नो ऑल दीज फॉरेन फंड्स क्या होता है, अट्रैक्ट किस तरह से करते हैं कस्टमर्स को, मार्केट के अंदर फ्री ट्रेड क्या होता है, अगर हमें जो है वो फ्री ट्रेड को बंद करना है, इंपोर्ट्स बंद करने हैं, ट्रेड बंद करना है, तो हम नेशनलाइजेशन के ऊपर कैसे जा सकते हैं। सो वी आर ऑल क्लियर विद ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, राइट? सबको क्लियर है? क्योंकि अब मैं जा रही हूं बैलेंस ऑफ पेमेंट के, बैलेंस ऑफ पेमेंट के टॉपिक के ऊपर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है जी, अब हम जा रहे हैं, वी आर नाउ मूविंग ऑन पेज नंबर 190 एंड ओवर हियर इट सेज अबाउट द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंदर इनफ्लो ऑफ मनी एंड आउटफ्लो ऑफ मनी। इफ यू सी इनफ्लो ऑफ मनी, इनफ्लो कैसे होता है जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, आउटफ्लो आउटफ्लो कैसे होता है जब हम इंपोर्ट करते हैं।
इनफ्लो का मतलब है हमारी कंट्री के अंदर बाहर से पैसा आ रहा है। बाहर से पैसा कब आएगा? जब हम एक्सपोर्ट करेंगे अपने गुड्स को, ठीक है। आउटफ्लो का मतलब क्या होता है? हमारी कंट्री से पैसा बाहर जा रहा है। वो कब जाएगा? जब हम कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करेंगे। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? तो कल किसी एक बच्चे ने ये एक स्टेटमेंट दिया था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द स्टेटमेंट बट आई डू रिमेंबर दिस वर्ड, के बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, क्या इंपोर्ट करना गलत है, क्या एक्सपोर्ट करना सही है, कुछ इस तरह का सवाल था। तो ऑफ कोर्स फॉर एनी कंट्री जितना आप एक्सपोर्ट करेंगे उतना बेहतर होता है, जितना कम आप इंपोर्ट करेंगे उतना बेहतर होता है। लेकिन हमें इस बैलेंस को मेंटेन करना चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम सिर्फ एक्सपोर्ट करें और इंपोर्ट के ऊपर बैन लगा दें। ऐसा किया जाता है, कंट्रीज हैं जिन्होंने इस किस्म की पॉलिसीज बनाई हैं, बट ये शॉर्ट टर्म के ऊपर तो चल जाता है, बट लॉन्ग टर्म के ऊपर कभी कभी कोई भी कंट्री हो वो तमाम तर चीजें खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं। तो इंपोर्ट्स को बैन करना इज अगेन नॉट गुड। इंपोर्ट को बैन करने के अंदर थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने की सिचुएशन आ जाती है, या तो आप इक्वली गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हो, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ मार्केट कंपैरेटिव होनी चाहिए। तो आपको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों को सपोर्ट करना चाहिए, यस, बट बीइंग इन द प्रोसेस ऑफ, स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री फॉर पाकिस्तान, if we reduce imports and if we increase exports would be beneficial for us, but again उसके भी pros and cons होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम लोगों को बताया कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं अब हमारे पास जो कि हम कोविड की वजह से हमें हमारी कंट्री एक्सपोर्ट नहीं कर सकी। तो एक नॉर्मल लोकल ह्यूमन बीइंग को, यानी एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, आई वाज आई रियली एंजॉयड ईटिंग मैंगोज एट अ नॉर्मल प्राइस रादर देन प्राइस रीचिंग एट द पीक, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल 150 रुपए तक में इस दफा हमें बहुत अच्छे मैंगोज मिले, जो कि हर दफा 200 पर भी वैल्यू चली जाती थी, ठीक है। तो आपकी अफोर्डेबिलिटी से बाहर कभी कभी चीजें हो जाती हैं। सो बिकॉज ऑफ द कोविड एक्सपोर्ट नहीं हो सका, तो हमें बहुत अच्छी हाई क्वालिटी के मैंगोज रीजनेबल प्राइस के ऊपर अवेलेबल थे। लाइकवाइज यू सी द फ्रूट्स नाउ, विंटर फ्रूट्स देख लो या ड्राई फ्रूट्स देख लो, तो उनकी प्राइस के अंदर पीक नहीं आया है, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली द कॉन्सेप्ट बिटवीन इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। आई बिलीव ये सबको क्लियर हो चुका है, राइट? ठीक है जी। अब हम एक्सपेंडिचर्स ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर हम बात करते हैं। देखो, गवर्नमेंट टेक स्टेप्स टू रिड्यूस डिमांड्स इन होम इकोनॉमी, लाइक बाय हाउ दिस रिड्यूसेस डिमांड ऑफ इंपोर्ट्स। मैंने अभी आप लोगों को, हम शुरू से ये बात कर रहे हैं कि इसके लिए सबसे अच्छी चीज ये होती है, इन ऑर्डर टू बूस्ट एनी इकोनॉमी, चाहे वो हमारी पाकिस्तानी इकोनॉमी हो या किसी भी कंट्री की इकोनॉमी हो, इन ऑर्डर टू हैव अ कंट्रोल और मेंटेन द बैलेंस, यू नीड टू रिड्यूस द इम्पोर्ट्स। रिड्यूस का मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि बैन कर दो इम्पोर्ट को, नो, बट कभी कभार कुछ कंट्रीज के अंदर ये भी देखा गया कि कुछ हद तक बैन भी की गई हैं चीजें, राइट। एंड देन आपको करना ये होता है कि आपको इंक्रीज करनी होती है डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स, ठीक है। लोअर डिमांड्स विल रिड्यूस इन्फ्लेशन, मेकिंग गुड्स मोर कंपैरेटिव प्राइस्ड। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग, कि अगर आपने एक्सपोर्ट कम किया तो उससे आपका इन्फ्लेशन भी आ सकता है, क्योंकि इंपोर्टेड गुड्स आर ऑलवेज मोर एक्सपेंसिव। तो आपको एक्सपोर्ट करना चाहिए और हमें इक्वल उस स्टैंडर्ड पे बनाना चाहिए कि हम जब एक्सपोर्ट करें, फॉर एग्जांपल देर आर 2-3, फॉर एग्जांपल अभी विंटर्स है, सो आपके एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर्स होते हैं, जो इवन इफ यू नो द टर्म जैनब मार्केट और इस तरह की बहुत सारी मार्केट है, ईलो एक वेबसाइट है, द उमर द ओनर, आई नो हिम। सो क्या है कि व्हाट हैपेंस कि ये लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट क्वालिटी के जैकेट्स एंड हुडीज वगैरह बना रहे होते हैं, एंड इवन लेदर भी होता है इनका। तो और ये एक्सपोर्ट करते हैं और इनकी बहुत अच्छा मटेरियल होता है, लेकिन कुछ अगर लेफ्ट ओवर्स या अगर आपके क्वालिटी कंट्रोल की चीजों को कुछ पास नहीं कर सकते हैं, कुछ कलर फेड होता है, कोई बटन या कोई जिप के अंदर थोड़ा सा एरर आता है, थोड़ा सा मार्जिन माइन्यूट सा प्रॉब्लम होता है, सो दे सेल दैट थिंग इन द ओपन मार्केट, और देयर इज एन ईलो का वेबसाइट, आप उसको भी चेक करें, फॉलो करें, एंड देन यू कैन ऑर्डर। सो इट्स रीजनेबल एंड इट्स अ गुड थिंग, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर समरी, ठीक है। अच्छा, एक्सपेंडिचर स्विचिंग एक टॉपिक रह गया है, लेट्स पहले डिस्कस द एक्सपेंडिचर स्विचिंग, उसके बाद हम चैप्टर समरी पे मूव कर रहे हैं। इज इट सो फार क्लियर टू एवरी स्टूडेंट? बेटा जल्दी जल्दी मुझे प्लीज चैट स्क्रीन के ऊपर जवाब देते जाओ।
सबको क्लियर है? ओके, नाउ जस्ट मूविंग ऑन टू, ठीक है, दैट्स गुड। हम जो लास्ट टॉपिक है दैट इज बेसिकली एक्सपेंडिचर स्विचिंग के ऊपर हम बात कर रहे हैं। अच्छा देखो, अब यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट जो है बेसिकली अपने एक्सपेंसेस के ऊपर जो है डोमेस्टिकली कंट्रोल करने की कोशिश करती है। हम क्या करते हैं, हम प्रोड्यूस करते हैं लोकल प्रोडक्ट्स को रादर देन यूजिंग और कंज्यूमिंग इम्पोर्टेड गुड्स। ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेड गुड्स के अंदर क्या होता है, एक तो उस कंट्री ने प्रोड्यूस किया और वो हमें बेचेगी डॉलर के अंदर। ठीक है, फिर हमारी करेंसी डिवैल्यू वैसे ही हुई है। ठीक है, तो करेंसी भी स्ट्रेंथन तभी हो सकती है जब हम जो है बेसिकली एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। ठीक है, क्योंकि हम जब बाहर की कंट्री को बेचेंगे ना चीजें, तो हमारी कंट्री के अंदर डॉलर के अंदर पेमेंट आएगी। ठीक है, सो वी ऑल्सो हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। इसके अंदर हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं इंपोर्ट्स को, और उसके अंदर आपको उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि व्हाट थिंग्स एंड हाउ व्हिच थिंग्स कुड बी रिस्ट्रिक्टेड एंड हाउ यू कैन एक्चुअली पुट द रिस्ट्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल टैरिफ जो है या कोटास जो है वो लगा दीजिए, कैप लगा दीजिए। मेडिसिन जो है फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि $5,000 की हम इंपोर्ट करेंगे, एंड दैट टू वो वाली मेडिसिन जो कि वी कैन नॉट प्रोड्यूस, वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू प्रोड्यूस दोज मेडिसिन। तो ये एक चीज हो सकती है। एक्सचेंज कंट्रोल्स लगाएं, एक्सचेंज बार्टर सिस्टम, आप हमें ये देंगे हम आपको ये देंगे। ठीक है, लिमिट द सप्लाई ऑफ स्टर्लिंग अवेलेबल टू बाय फॉरेन करेंसी टू पे फॉर इंपोर्ट्स। अगेन डॉलर आ गया, वी डोंट हैव टू पे देम, we want them to buy so that dollar can come into our country and that will actually, that is how हमारी करेंसी डिवैल्यू होने से बेहतर हो सकती है। ठीक है, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट सब्सिडरी सब्सिडीज प्रोवाइडेड टू एक्सपोर्टर्स विल रिड्यूस प्राइसेस। अब क्या है, हम जब एक्सपोर्ट करेंगे तो हम बेसिकली एक तो हम लोकल प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि हमने इंपोर्टिंग कर रहा है तो हम लोकल डोमेस्टिक मार्केट को भी सप्लाई करेंगे, और दूसरा ये कि हम इतना प्रोड्यूस करेंगे और इस क्वालिटी का प्रोड्यूस करेंगे कि हम अपने प्रोडक्ट्स को बाहर की इंटरनेशनली जब जाके बेचेंगे तो जाहिर सी बात है हमें, यहां पर देखे नीचे इन्होंने लिखा हुआ द गवर्नमेंट कुड लोअर द एक्सचेंज रेट दैट इज डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी एंड दिस इज द ओनली प्रोसेस थ्रू व्हिच यू कैन stop devaluing your currency. This strategy has effect of making imports more expensive and exports cheaper to an overseas buyer. As the results, imports will fall and exports will increase. Is the concept clear to all students here? Is this concept clear to all students here? ठीक है जी, अब हम जा रहे हैं चैप्टर समरी के ऊपर एंड देन उसके बाद हम मूव करेंगे आपके एमसीक्यूज के ऊपर एंड देन ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है जी, अच्छा चैप्टर समरी के अंदर अगर आप देखें, पहला बॉक्स है आपका आउटसोर्सिंग एंड ऑफशोरिंग। आउटसोर्स का मतलब होता है एक डिपार्टमेंट को, एक यूनिट को आप लोकली किसी दूसरी थर्ड पार्टी कंपनी को दे दो। ठीक है, ऑफशोरिंग होता है नॉट ओनली कि आप उसे किसी थर्ड पार्टी को दे दो बट अक्रॉस द ग्लोब दे दो, अक्रॉस द बाउंड्री दे दो। फॉर एग्जाम्पल आपके वेस्टर्न कंट्रीज के बहुत सारे कॉल सेंटर्स एशियन कंट्रीज के अंदर ऑपरेट हो रहे हैं। नॉट ओनली कॉल सेंटर, इंडिया के अंदर तकरीबन सारा आईटी का काम जो है वो जा रहा है। इवन कुछ हमारे पाकिस्तान के अंदर भी फ्रीलांसिंग लोग काम कर रहे होते हैं। ठीक है, I believe the concept of outsourcing and offshoring is clear to each and every one of you. उसके बाद हम liberalization and economic nationalization के ऊपर जा रहे थे। Liberalization is when you are actually making a very liberal trade policies with other countries जो कि आपके trade को promote करने के लिए use किया जाता है।
नेशनलिज्म का मतलब होता है यू आर नाउ रिस्ट्रिक्टिंग अदर कंट्रीज फॉर द सेक ऑफ इंपोर्ट, ताकि आप लोकल नेशनल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें, अपने लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें। ठीक है, इन दोनों के प्रॉज एंड कॉन्स हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर हम बात करते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर बैलेंस ऑफ ट्रेड की, इनफ्लो एंड आउटफ्लो की हमने बात की, हमने रिड्यूसिंग ट्रेड डेफिसिट्स की बात करी, और हमने मॉनेटरी पॉलिसीज की बात करी। ठीक है, फिर इंटरनेशनल टू द ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर हमने इम्पैक्ट की बात की, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। अच्छा, इन फैक्टर्स के अंदर पॉटर्स के आपने जो है वो राइवलरी, जो 5 फैक्टर्स पॉटर के थे वो आपने डिस्कस किए, जिसके अंदर पहले डिमांड कंडीशन था, फिर आपका रिलेटेड सपोर्टिंग इंडस्ट्री था, और फिर स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर एंड राइवल्स, जिस तरह से एंटर हो रहे होते हैं बाहर के लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है आपकी मार्केट के अंदर आके काम करने में, उन्हें ट्रेंड चेंज करना होता है, उन्हें उन्हें पता नहीं होता, उनके सप्लायर्स नहीं होते, उनके वेंडर्स उनको नहीं पता, सप्लायर अगेन उन्होंने रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदना है, किस रेट में खरीदना है, तो यू नो देयर आर सो मेनी चैलेंजेस। ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट। ठीक है, व्हाट इज कल्चर, कल्चर क्या चीज है, कल्चर कैसे आपको, कल्चर डिफरेंस, पावर डिफरेंस क्या होता है, लोग इंडिविजुअलिज्म पे काम कर रहे होते हैं, कलेक्टिविज्म पे काम कर रहे होते हैं, हॉफस्टेड के 5 डायमेंशंस भी हमने पढ़ लिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इमर्जिंग मार्केट, मल्टीनेशनल्स। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी के कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया, हमने ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात की, हमने ब्रिक के बारे में बात की। ठीक है, ब्रिक के अंदर ब्राजील, आपका रशिया, इंडिया एंड चाइना, these were the countries who were the member, and they claimed that they will be actually beating G6 countries by 2080, लेकिन 2008 के अंदर onwards उनके उसमें थोड़ा सा रेसेशन आ गया है, थोड़ा सा स्लो डाउन आ गया है, but still they are doing well because China and ये सारी countries are now getting very stable. ठीक है, फिर country and related political risk, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। So if there is any question by any student, हम इसको cater कर सकते हैं अभी, and then I'm moving on to the 6 MCQs. Let's discuss the MCQs and then we are moving on to the next chapter. तो अब मुझे बता दो कि यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी सवाल अगर है किसी भी चीज में, तो प्लीज मुझे बता दीजिए। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन बाय एनीवन? नहीं है तो लेट्स मूव ऑन टू द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, आई गेस कोई चैट स्क्रीन के ऊपर, ओके ओके गुड, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द चैट। इसके ऊपर आपके क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा मैंने पीडीएफ की बहुत सारी फाइल्स आप लोगों के साथ व्हाट्सएप के ग्रुप पे शेयर की हैं। आई बिलीव जो स्टूडेंट्स दिसंबर में दे रहे हैं दे हैव ऑल सीन इट। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है रिस्क रिलेटिंग टू matters such as political stability of a country, the social and economic infrastructure and cultural of the country is known as। ऑफ कोर्स आपके सामने जो है वो 4 ऑप्शंस हैं, एंड इसके अंदर हमें साफ पता चल रहा है इन्होंने कंट्री का वर्ड भी यूज किया हुआ है। सो यू विल ऑप्ट नो अदर ऑप्शन देन ऑप्शन नंबर ए कि कंट्री रिस्क पे होती है। ठीक है, क्योंकि उसी के अंदर पॉलिटिकल, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग रिस्क किसी भी कंट्री के रिस्क के अंदर शामिल होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आते हैं। इन अ फ्री market economy, decisions and choices about resources allocations are determined by। मैंने अभी आपको बोला कि हम जब टैक्स बढ़ाते हैं तो फाइनली कौन बियर कर रहा होता है, कौन बियर कर रहा होता है आपके टैक्स को, बेसिकली कॉस्ट कौन बियर कर रहा है, ऑल इंडिविजुअल्स। ठीक है, ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी अ फीचर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी हमने फिर पढ़ा था प्राइवेट एंड गवर्नमेंट को, और उसके बाद हमने बोला था नॉट बी अ फीचर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी
तो मिक्स इकोनॉमी के अंदर क्या हो रहा था, पब्लिक ओनर ऑफ ऑल रिसोर्सेस, इसके अंदर मिक्स इकोनॉमी यानी गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। इज इट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स यहां पर? और अगर आप लोग सबको याद है कि हमने मिक्स इकोनॉमी, पब्लिक इकोनॉमी, ये सारी चीजें हमने जब क्लियर की थी, तो आई बिलीव कि सबको ये कॉन्सेप्ट्स याद होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, द imposition of which of the following would not act as a barrier to international trade? ठीक है, the imposition of which of the following would not act as a barrier to international trade? अब international trade में कौन सी चीज जो है वो barrier नहीं होती है? that is value added tax. VAT जो है वो आपका international trade का barrier नहीं होता है, ठीक है। कोटाज में होता है, टैरिफ भी है, एम्बागोज भी है, ठीक है। ये तीनों चीजें बैरियर हैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, लेकिन वैल्यू एडेड टैक्स वैट जो है वो बैरियर नहीं है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इन अ कंट्री that has a culture where there are wide status difference between subordinates and managers would be said to have, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो हाई पावर डिस्टेंस के पावर डिस्टेंस जो है वो हाई है, ठीक है। नेम इटसेल्फ आपको पता चल रहा है, वो स्टेटस डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है, दैट इज स्टेटस के साथ साथ पावर की बात होती है, ठीक है। मैस्कुलिनिटी, इंडिविजुअलिज्म या लॉन्ग टर्म की बात नहीं होती, यहाँ पे पावर की बात हो रही है, एंड अगेन डिस्टेंस ज्यादा है, सो हाई पावर डिस्टेंस। इज इट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट? एंड दिस इज हाउ एमसीक्यूज कम। फवाद, आर यू देयर विद अस? क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आ जाते हैं। Which of the following would not correct a balance of payment deficit? ठीक है, क्या चीज नहीं करेगा? रेजिंग डोमेस्टिक इंटरेस्ट तो करता है, डिफ्लेटिंग दी इकोनॉमी भी करेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट आउट हो रहा है इनफ्लो और आउटफ्लो का आपका, इम्पोजिंग इंपोर्ट्स, तो ये तो तीनों चीजें हो गई। बचा क्या? रीवैल्यूइंग द करेंसी। रीवैल्यू तो एक तो हम कर नहीं सकते, दूसरी बात ये कि इट विल नॉट बी एक्चुअली काउंटेड एज बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है जी। और जो 2 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे वहां पर आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए रादर देन अटेम्प्टिंग 1 मार्क्स एमसीक्यूज। दिस इज व्हाट आई बिलीव, रीजन बीइंग कि अगर आपके रॉन्ग हो गया तो 2 मार्क्स एक साथ चले जाएंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 7, एंड एक मेरा स्टूडेंट है जो खाली मेरे ख्याल से यस गवर्नेंस एंड रेगुलेशन एंड द ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए इस चैप्टर के लिए जो है वो उन्होंने मुझे पूछ के कि मिस कब करवाएंगी कब करवाएंगी, तो मैंने बोल दिया था बेटा पहुंच जाओ आप ये वाले ऑनलाइन वाले सेशन के अंदर, ये हो जाएगा किसी भी वक्त, बिकॉज हम लोग बिल्कुल लास्ट पैरामीटर्स के अंदर हैं, सो दैट दिस इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू, ठीक है जी। अच्छा, दिस इज इंपॉर्टेंट विद एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें से एमसीक्यूज आते हैं। इंशाल्लाह तुम्हारी बात हो रही है लॉल, ठीक है जी। ओके, सही है। अच्छा जी, इंशाल्लाह वैसे तो तुम्हारी क्लास के और भी बच्चे यहाँ पर अभी होने चाहिए थे, आई डोंट नो, एक तो सबके मुझे नाम याद नहीं है, ठीक है। तो आई होप के दे आर हियर, क्योंकि ये चीज़ या तो ये तो रिकॉर्डेड पे उनको मिल जाएगी, सो यू डू प्लीज कम्युनिकेट इट टू देम कि ये चीज़ हो गई है और रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे ये चैप्टर कवर हो गया है, बिकॉज जो मेरा बी सेक्शन है, because of the lockdown we were not able to do this last part, ठीक है, जो कि 1-2 क्लासेस में हो जाता, बट चले ऑनलाइन मैंने आपको पहले प्रिपेयर किया हुआ था कि पॉसिबिलिटी है कि आपको ऑनलाइन पर शिफ्ट होना पड़े, ठीक है। एनीवेज वापस आते हैं, हम बात कर रहे हैं। अच्छा, ये तुम लोगों के पास बेटा मैं बुक ऑलरेडी पीडीएफ फॉर्मेट शेयर कर चुकी हूँ आपके व्हाट्सएप के ग्रुप पे, अगर आपको यहाँ से रीडेबिलिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, सो यू गाइस कैन हैव एन एक्सेस इट ऑन योर व्हाट एवर डिवाइस यू आर यूजिंग, जो भी गैजेट आप यूज कर रहे हो उसके ऊपर आप इसको
खुल ले। ठीक है, ओके मैम, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। यस इंशाल, प्लीज एक वॉइस नोट भेज के ना ग्रुप पे सबको इन्फॉर्म कर दो, आज की डेट के साथ बता देना। आज 22 दिसंबर है, कि 22 दिसंबर वाला लेक्चर वो देख लें, सो दे विल बी, उन सबका कवर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही एक चीज बाकी बची थी, बाकी हो गया था। ठीक है, अच्छा जी, अब हम बात करते हैं गवर्नेंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। ठीक है, देखिए गवर्नेंस का मतलब क्या होता है कि कोई ना कोई बॉडी होती है जो कि गवर्न करना, मॉनिटर करने के लिए बैठी होती है। क्या मॉनिटर करने के लिए बैठी होती है? कि जो काम जैसा हो रहा है वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या खाली बुक कीपिंग हो रही है। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, देखें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अर्न तो कर रही है प्रॉफिटेबिलिटी। वो क्यों सरवाइव कर रही है? उसका मिशन, उसका विजन है टू अर्न एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी, बट उसकी सोसाइटी की तरफ भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। किस तरीके से किया? लेट्स सी। आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑल स्टेक होल्डर, नॉट जस्ट द शेयर होल्डर। नाउ सी द वर्ड, यहां पर उन्होंने ये बोल दिया है कि ये जिम्मेदारी जो है वो आपकी तमाम तर स्टेक होल्डर के ऊपर निकलती है। सिर्फ शेयर होल्डर इंपॉर्टेंट नहीं होते। शेयर होल्डर इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो उन्होंने परसेंटेज लिया हुआ है, लेकिन शेयर होल्डर ही खाली, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ शेयर होल्डर के हद तक महदूद नहीं रहती है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टूवर्ड्स ऑल दी स्टेक होल्डर्स इवन। अब स्टेक होल्डर में कौन कौन से लोग आ जाते हैं? all employees, all customers, all competitors, all public people in the surrounding जिनके लिए आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, customers, these are all stakeholders। तो इन सारी चीजों को हैंडल करने के लिए वी डू हैव कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉलिसीज एंड वी डू हैव कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, नाउ लेट्स सी how the thing has been covered in the book. Stakeholder, a stakeholder is a group of individual who has interest in what the organization does or an expectation of an organization। ठीक है, यानी ये स्टेक होल्डर को इन्होंने डिफाइन कर दिया है कि दे डू हैव एन इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन इन वन वे और द अदर। यानी मैं तो हमेशा इसको इस तरह से बोल रही हूँ, दे हैव एन इंटरेस्ट इन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंड दे डू हैव सम एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Expectations का मतलब ये होता है, yes, if I am the employee, if I am the customer, if I am the competitor, I need to know what actually is going on in the organization. An important part of a strategic manager's job is to understand the contribution and the relationship with stakeholders can make the well-being of an organization. Manager को ये पता होना चाहिए we are actually manufacturing goods for the stakeholders. If you see in the last line, it clearly says its objective will provide the means to satisfy the demands of the various stakeholders। तो हमें अपने stakeholders यानी हमें अपने customers की demands को fulfill हर हालत में करना है। Is it clear? यहाँ पर अगर आप ब्रैकेट के अंदर अपने पास नोट डाउन करना चाह रहे हो, इस स्पेसिफिक लाइन के अंदर they are actually targeting what? They are targeting customers। I hope it's clear to everyone। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल? एनी क्वेश्चन? पक्की बात है? ओके, मूविंग अहेड। एक तो ये मूव करते हुए मुझे डर ही लग रहा था, पेज को जरा सा हिलाओ और वो कहीं ना कहीं पहुंच जाता है। अब दो टाइप के उन्होंने स्टेक होल्डर्स बता दिए, आपको डिफाइन कर दिया आगे। ठीक है, इसको प्लीज कीप एन आई, इसको मैं अभी रिपीट कर चुकी हूँ, इसको एक दफा सा जरा सा रीड करें।
एनी क्वेश्चन? क्लियर है। एम्प्लॉयज, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, वो मैनेजिंग डायरेक्टर्स जो के पे आ रहे हैं, जो के जॉब पे होते हैं, जो के ऑपरेशंस एंड प्लानिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कि आपके शेयर होल्डर्स होते हैं, वो डिविडेंड प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। देन देयर आर कस्टमर जो कि पैसा दे रहे हैं प्रोडक्ट्स एंड सर्विस बाय करने में, फिर रीपेमेंट आपका इन्वॉल्व होता है, फाइनेंशियल प्रोवाइडर्स हो, अगर आपका कोई भी आपने कहीं से क्रेडिट पे पैसे लिए हुए हैं, कुछ भी किया हुआ है, सो दिस इज हाउ इट गोज। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? किसी को कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? क्लियर है तमाम तर लोगों को, तमाम तर स्टूडेंट्स को? बिकॉज दिस वी हैव डन मल्टीपल टाइम्स, आई एम नॉट रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन अगेन। तो मैंने इसीलिए आपको बोला कि आप इसको रीड कर लो। ठीक है जी, नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। ठीक है, that's the next page, that is on page number 206, right? Inshal, you are there with us, and so far it's all clear to you, right? Please, acha, don't mind. I'm taking his name. Reason being, he's giving the paper in December, and I know this individual. और ये जो है ना, ये बच्चा बेचारा पढ़ने वाला है, और ये मेरे पीछे लगा हुआ है, मिस कब कराओगी, कब कराओगी, तो ये कह लो कि इसके फोर्स के ऊपर then we have reached so far and so till here probably। ठीक है, तो अच्छा, अब देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, वो टैक्स इम्पोज कर रहा होता है, ट्रेड यूनियंस की भी डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है। सही है, तो ये सारे जो हैं आपके ये आपके तमाम तर अगेन कनेक्टेड स्टेक होल्डर के अंदर उन्होंने डिवाइड कर दिया, इंटरनल स्टेक होल्डर बोल दिया, और नॉट डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स, जिसके अंदर उन्होंने क्या आपको बोल दिया है, उन्होंने आपको गवर्नमेंट और ट्रेड यूनियंस को भी बोल दिया कि दे डोंट हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट बट दे डू हैव इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं हो गए, ये कनेक्टेड स्टेक होल्डर नहीं हुए ये, इनका लेकिन इनका किसी तरह से इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। ठीक है, इन द डिसीजन मेकिंग या कोई टैक्स इम्पोज करने के लिए, तो दे हैव वन वे और द अदर, दे एक्चुअली कंट्रीब्यूट। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सपैंडेबल टैक्स। अच्छा, यहाँ पर अगेन आई डोंट वांट टू गो ऑन टू इनटू डिटेल। आर इज अ हाई क्लास होटल। अब इन्होंने एक आपको क्या किया है, एक केस सिनेरियो बना के दिया है। ठीक है, इस केस सिनेरियो को आई वांट ऑल ऑफ यू टू रीड इट। अगर चाहो तो अभी 5 मिनट ले लो, मैं इस पेज को ऊपर कर रही हूँ, इसको देखो कि हाउ ये आर क्लास, आर इज अ हाई क्लास होटल। ठीक है, ये केस सिनेरियो पेज नंबर 206 के ऊपर है। इसको मजीद समझने के लिए, बिकॉज अगेन मैंने अभी तक आपको इस बुक के सारे केस सिनेरियोज और एग्जांपल्स वगैरह मैं एक्सक्लूड कर देती हूँ, वी आर जस्ट कवरिंग द टेक्स्ट कंटेंट मटेरियल। बट यहाँ पर क्योंकि सीएसआर के अंदर से क्वेश्चंस आ रहे होते हैं आपके एग्जाम के अंदर, इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द करिकुलम विच कैरीज वेटेज। तो इसको मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा जरा सा आप भी इसके अंदर थोड़ा सा अपना इनपुट करें। तो आई वांट ऑल ऑफ यू टू रीड दिस टेक्स्ट हियर, और किसी को भी समझ में नहीं आए कि व्हाट रोल इज ऑफ द इंटरनल स्टेक होल्डर और व्हाट एक्चुअली आर द कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स डूइंग, तो प्लीज इसको रीड करो, एंड कोई चीज किसी लाइन में कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछिए। आर यू ऑल एबल टू रीड इट? आर यू ऑल एबल टू रीड इट? ओके, गुड।
बेटा आप जब इसको रीड कर लो ना आप लोग, तो प्लीज मुझे डन करके यहाँ पर चैट स्क्रीन पे बता दो। और किसी भी लाइन के अंदर, किसी भी पैराग्राफ के अंदर प्रॉब्लम होती है तो उसको मार्क करके मुझसे आप यहाँ पर चैट स्क्रीन पे पूछ लो। फवाद तुमने कर लिया है, बट बाकी लोगों को थोड़ा सा हम टाइम देते हैं। जूम इन अ लिटिल बिट, ऑलराइट, लेट मी जस्ट डू इट। Anyone else who is done? Okay, Noor Khan, you are also done. All right, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन आई गेस और मजीद क्लियर हो गया होगा कि हाउ व्हाट रोल इज एक्चुअली द स्टेक होल्डर्स आर हैविंग, दैट इज इंटरनल स्टेक होल्डर्स एंड कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स। ठीक है, तो ये मजीद आपको क्लियर यहाँ से हो गया होगा। ये जो आर होटल की इन्होंने एग्जांपल देके केस सिनेरियो आपको बताया है। ठीक है, तो इसके अंदर कोई चीज खास रॉकेट साइंस नहीं थी समझने वाली, बट स्टिल चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है जी, नो कैन, ठीक है जी। ठीक है, अब हम ये बात करते हैं कि एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। अब एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के अंदर अगर आप देखें, इसमें क्या होता है, ये वही आपका केस सिनेरियो का लास्ट पार्ट चल रहा है। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, द मैनेजमेंट ऑफ द होटल मस्ट मेंटेन क्लोज रिलेशनशिप विद द अथॉरिटीज टू इंश्योर दे कंप्लाई विद लेजिस्लेशंस। फेलियर टू डू सो कुड रिजल्ट इन होटल बीइंग क्लोज डाउन। तो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को भी कंप्लाई करना है रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लीगल सारी बाइंडिंग्स के साथ। अदरवाइज अगर उन्होंने नहीं किया ऐसा तो होटल को क्लोज भी करना, शट डाउन करना भी पड़ सकता है। ठीक है, नाउ आई एम नॉट doing this test your understanding number 2, we are skipping it। ठीक है, we are skipping it and then we are moving on to understanding number 3 को भी हम skip कर रहे हैं and we are moving on to Mendeleev's power interest matrix के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, which is on page number 208। is it clear to all students so far? is it clear to all students so far? ठीक है, अब यहां पर आप देखो बेटा, या ठीक है, गुड। नाउ यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है ये वाली लाइन में लेवल ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे दिस इज जो मैं एरो दिखा रही हूँ आपको, दिस इज लेवल ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज यू कॉल इट एन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर आपका लेवल ऑफ इंटरेस्ट है एंड ऑन द वाई एक्सिस लेवल ऑफ पावर है। ठीक है, लेवल ऑफ पावर है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इन 4 क्वाड्रेंट्स की। सबसे पहले मिनिमम एफर्ट के अंदर देखो, मिनिमम एफर्ट के अंदर क्या हो रहा है, इवन लेवल ऑफ इंटरेस्ट भी लेस है और लेवल ऑफ पावर भी लेस है। तो इन लोगों को किसी भी किस्म का कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, इनको जो काम जैसा हो रहा है वैसा ही होता रहेगा। दे विल नेवर पार्टिसिपेट, दे विल नेवर डू एनीथिंग। अच्छा, मैं आपको इस चीज के बारे में 1 मिनट मुझे आप दे दीजिए। मैं आपको पेज नंबर 79 ऑफ दिस बुक, एक बुक से आपको एक पिक्चर मैं व्हाट्सएप के ऊपर भेज रही हूँ एंड यू ऑल, आई वांट ऑल ऑफ यू टू स्टे कनेक्टेड एंड रीड दिस, बिकॉज आपकी इस बुक के अंदर
इसके अंदर कोई एक्सप्लेनेशन जो है वो सही तरीके से नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक पिक्चर भेज रही हूँ राइट नाउ ऑन द WhatsApp group, right? And I have earlier probably shared the BMBS book with all of you, ठीक है। but ऑनलाइन वाला ग्रुप यार, एक तो पावर आपका ये एफएम का कैन एनीवन टेक्स्ट मी ऑन द ग्रुप? आपका जो ऑनलाइन वाला ग्रुप है, आप में से कोई भी बच्चा मुझे वहां पर टेक्स्ट कर दे तो मेरे पास अपीयर हो जाएगा ग्रुप जो है फॉरन, बिकॉज आई लाइक इट्स मे बी आई डोंट नो, मैंने डिलीट ना करा हो तो ज्यादा बेटर है। प्लीज ग्रुप नजर आ रहा है आपको? स्टूडेंट, आप में से कोई एक स्टूडेंट मुझे ग्रुप के टेक्स्ट कर दे प्लीज। तो मैं आपको एक पिक्चर भेजना चाह रही हूँ अबाउट दिस मैट्रिक्स। कांट मैसेज मैम, व्हाई? नूर खान, इंशाल तुम अपने ग्रुप पे नहीं भेजना, मैं अभी बात कर रही हूँ इंशाल के बच्चे, तुम अपने ग्रुप पे नहीं लिखो। यू आर राइटिंग, यू आर टाइपिंग, आई कैन सी तुम्हारा ग्रुप तो मुझे नजर आ रहा है। मैं बात कर रही थी ऑनलाइन वाले ग्रुप के। वेट, लेट मी फाइंड द ग्रुप। मैंने भी तो छोड़ नहीं दिया और डिलीट कर दिया, पॉसिबल है क्योंकि आप लोग के इतने मैसेजेस आ रहे होते हैं कि प्रॉबली। वेट, मैं एक काम करती हूँ। अच्छा, आपको मैंने बुक शेयर करी थी BMBS की, तमाम तर बच्चों को ग्रुप के ऊपर ही शेयर की है मैंने। ग्रुप के ऊपर BMBS की बुक शेयर की थी मैंने। इफ यू सी, इफ यू हैव इट, प्राइवेसी है इज मी, ओनली एडमिन्स कैन टेक्स्ट द मैसेज। ओके, आई मीन आई कैन, आई डोंट सी इट। वेट वेट, दैट्स ओके। आई अच्छा, OL1, एक मिनट रुक जाओ, OL2 ICMAP OL2 मैं चेक कर रही हूँ। नाइस, OL आ गया। Good. Thanks, beta. That was huge help. Now I'm sending a picture here. Be with me. ठीक है, एक मिनट दे दो, मैं पिक्चर सेंड करके तुम्हें बताती हूँ, कंफर्म करती हूँ। ठीक है, इज दैट रीडेबल बच्चों? इज दैट रीडेबल? कैन यू ऑल रीड द पिक्चर? ठीक है, और इसके अंदर 4 पॉइंट्स जो है वो A पॉइंट आपके पास पहले पहले आपको एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्योरी है, एंड देन उसके बाद आपके पास 4 पॉइंट्स हैं जिनमें से BCD मैं अभी आपको भेज रही हूँ। ठीक है, वेट, जो थर्ड पिक्चर अभी आपके पास आएगी दैट विल बी द पॉइंट नंबर BCD। तो एक एक पॉइंट को, एक एक उन्होंने क्वाड्रेंट को एक्सप्लेन किया हुआ है। आई वॉन्ट यू टू रीड दिस एक्सप्लेनेशन। वेट एक मिनट, में यार ये पिक्चर कैसे लूं? मेरे पास तो महाली हो गया है। वेट, तस्वीर रीडेबल होनी चाहिए। ठीक है, पिक्चर मिली आप लोगों को बेटा? इज दैट रीडेबल? नाउ आई एम रीडिंग इट, प्लीज बी विथ मी। या ठीक है, मैं अभी इसको रीड कर रही हूँ, जरा सा प्लीज आप मेरे साथ रहिए, बिकॉज आपकी बुक के अंदर ये अच्छा एक्सप्लेन नहीं हुआ है। आई liked it in the other book, so I would like to do it from there. ठीक है, मैं अब इसको प्लीज थोड़ा सा मूव कर रही हूँ थोड़ी देर को। लेट्स सी व्हाट्स written there. All right, चलो जी, बुक चेंज हो गई।
ओके अब हम बात कर रहे हैं स्टेक होल्डर मैपिंग, मेंडोलीज पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स। ये सीए वालों की बुक है, बीएमबीएस की। पेज नंबर हमारे पास 79 है। ये बुक भी मैं आप लोगों से सॉफ्ट कॉपी शेयर कर चुकी हूँ। ओरिजिनल पेज निकाल के बाद में देख लेना, अभी मेरे साथ यहाँ पिक्चर से काम चला लो। The managers of a business organization should manage its stakeholder, particularly those with the greatest influences. अब मैनेजर का काम होता है कि वो अपने स्टेक होल्डर को खुश रखे, ठीक है, और स्टेक होल्डर को, उन स्टेक होल्डर को जो जिनके के इन्फ्लुएंस ज्यादा है। Stakeholder mapping is a technique that can help senior managers to assess their main stakeholders. अब ये स्टेक होल्डर का मैपिंग है, ये मैप बनाया हुआ है जिसकी वजह से मैनेजर को बहुत आराम से पता चल जाएगा कि कौन से स्टेक होल्डर जो हैं उनको कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। ठीक है, मैं सेकंड पैराग्राफ पे हूं पिक्चर के। वन अप्रोच टू द स्टेक होल्डर मैपिंग इज इवेल्युएट ईच स्टेक होल्डर ग्रुप यूजिंग 2x2 मैट्रिक्स। Using 2x2 matrix. One such matrix is the stakeholder power interest matrix. This is sometimes called Mendeleev's matrix, named after person who invented it. Mendeleev was the person who has invented it. तो उसके matrix को उसके बाद उन्होंने उसी matrix का नाम उसको दे दिया। ठीक है, अच्छा, the matrix can be used to identify the position of each group of stakeholder in matter affecting the organization. Matrix compare A part, the amount of interest in the stakeholder has the particular issue on a scale ranging from not at all interested 0 to very interested, that is 10. अब आपको इस पिक्चर के अंदर 0 से लेके 10 तक नजर आ रहा है और इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर को इन्होंने ऐसे डिफाइन किया हुआ है। इज इट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स? बच्चों यहां तक सबको क्लियर है? जल्दी जल्दी जवाब दो ग्रुप पे। बेटा बच्चों, एम आई ऑडिबल? समझ आ रही है? यहां तक सब मेरे साथ हो आप लोग? ओके, अब आ जाओ आप वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है, और मैं बी पार्ट रीड कर रही हूं, प्लीज बी विथ मी। द रिलेटिव पावर ऑफ दिस स्टेक होल्डर ऑन स्केल विल वेरी फ्रॉम वेरी वीक 0 टू पावरफुल +10। यानी अब ये 0 जहां पर है दैट इज वेरी वीक, एंड जहां पर ये 10 है दैट इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और ये क्या बता रही है? ये पावर ऑफ द स्टेक होल्डर बता रही है। वाई एक्सिस पे पावर ऑफ द स्टेक होल्डर बताया जा रहा है। अब हम एक एक कंपोनेंट को यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, जो आपकी इस बुक के भी मिनिमम एफर्ट वाले को मैं अब पढ़ने जा रही हूं। ठीक है, ये अभी मैंने आपको एक्स एंड वाई एक्सिस एक्सप्लेन किए हैं, फिर मैंने आपको इनके लो एंड हाई पॉइंट्स बता दिए हैं। नाउ आई एम डिस्कसिंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज मिनिमम एफर्ट। If a stakeholder has very little power and very little interest in a matter, किसी भी मैटर में उसके पास पावर भी नहीं है, उसका इंटरेस्ट भी नहीं है, मिनिमल एफर्ट इज नीडेड ट्राइंग टू कीप द स्टेक होल्डर इन्फॉर्म्ड अबाउट द मैटर और सेटिस्फाइड। अब ये सेटिस्फाई हो ना हो, इसको सेटिस्फाई करने में हमें कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला क्वाड्रेंट तमाम तर बच्चों को क्लियर है? मिनिमम एफर्ट के क्वाड्रेंट को मैं फिर डिस्क्राइब कर रही हूं, सुन लीजिए। If a stakeholder has very little power and very little interest in a matter, minimal effort is needed trying to keep the stakeholder informed about the matter or satisfied. यानी किसी भी मैटर पे, किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर उसको इन्फॉर्म करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज ना वो इंटरेस्टेड है ना उसके पास पावर है। ठीक है, ओके, अब हम जा रहे हैं दूसरे क्वाड्रेंट के ऊपर, एंड दूसरा क्वाड्रेंट है कीप इन्फॉर्म्ड। दूसरा क्वाड्रेंट है, बी पार्ट है, कीप इन्फॉर्म्ड। आई एम मूविंग ऑन टू द बी पार्ट, जिसको कि दूसरा क्वाड्रेंट हम कहते हैं, दैट इज कीप इन्फॉर्म्ड। मैंने कर्सर रख दिया है, ठीक है। इफ अ स्टेक होल्डर हैज वेरी लिटिल पावर, अब पावर देखिए अभी भी लो है, बट स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन द मैटर, द एप्रोप्रिएट वे टू डील विद देम इज टू कीप देम इन्फॉर्म्ड। उसके पास पावर नहीं है बट उसका इंटरेस्ट हाई है,
तो अब ऐसे लोगों को डील करने का सबसे बेहतर तरीका यह है टू कीप देम इन्फॉर्म्ड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाई। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, ये उसको हमें इन्फॉर्म रखना है। The stakeholder should be kept informed even if they oppose what the organization is doing. अगर stakeholder आपकी बात से अग्री नहीं कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन से अग्री नहीं भी कर रहा है, तो भी हमारा काम एज एन ऑर्गेनाइजेशन उसको कीप इन्फॉर्म करना है। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? प्यारे बच्चों, एनी क्वेश्चन? कोई सवाल कीप इन्फॉर्म वाले क्वाड्रेंट के अंदर अगर किसी भी स्टूडेंट को है तो बेटा जी मुझसे पूछ लो। समझ आ गया? अब आते हैं हम किसके ऊपर? कीप, हम आ रहे हैं अब कीप सेटिस्फाइड पर। दैट इज द थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब हम आ गए हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे। मैंने यहां कर्सर रख दिया है, इसका नाम है कीप सेटिस्फाइड। आई एम रीडिंग, प्लीज बी विथ मी। इफ द पावर ऑफ अ स्टेक होल्डर is strong, but the stakeholder has very little interest in the matter. Interest नहीं है but power है. It is important to keep the stakeholder satisfied. क्योंकि उसके पास power है, उसको satisfy रखना जरूरी है, लाजिम है. उसका इंटरेस्ट नहीं है बट उसके पास पावर है, तो उसको satisfy रखना लाजिम है. तो we have to keep him satisfied. It is essential to avoid any course of action that will increase the stakeholder interest. तो अब हमें उसका इंटरेस्ट डेवलप नहीं करना है, लेकिन हमें उसका इंटरेस्ट डेवलप होने से कैसे रोक सकते हैं? जब तक कि हम उसको सेटिस्फाई रखेंगे, वो खुश है तो वो इंटरेस्ट नहीं लेगा. एंड परसुएड द स्टेक होल्डर टू एक्सरसाइज इट्स पावर. इट इज एसेंशियल टू अवॉइड. अब हमें अवॉइड करना है कि वो इंटरेस्ट ले और वो अपनी पावर को इस्तेमाल करने की कोशिश करे. हमें ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करना है, एंड वी कैन ओनली अवॉइड दिस सिचुएशन बाय कीपिंग दैट स्टेक होल्डर satisfied. Is it clear? Is it clear to all students? और मैंने ग्रुप पे आप लोगों को राइट्स दे दिए हैं मैसेज करने के. आई हैव चेंज द सेटिंग. अगर आप लोग यहाँ पर भी कुछ भी मैसेज करना चाहें, यू गाइस कैन, बट प्लीज गुरेज करें अननेसेसरी मैसेजेस से, वरना होगा ये कि आई विल बी लीविंग द ग्रुप. ठीक है? यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई सवाल? मैं पढ़ रही थी फवाद, अगर पिक्चर पूरी नहीं भी आ रही, बिकॉज आई हैव द फोटो कॉपी ऑफ द बुक, और उसकी बाइंडिंग इतनी बुरी हुई हुई है कि हाउ टू सेंड द पिक्चर, बट आई विल ट्राई डूइंग इट अगेन. वेट. और तुम लोगों को मैंने बुक जब भेजी है तो बुक खोलने से तुम लोगों को प्रॉब्लम होती है बेटा. आई कीप ऑन शेयरिंग द मटेरियल, बट कोई पढ़ ले तो बात है ना. मेरे ख्याल से अब इट्स बेटर. आखिर का एक आख पार्ट अगर वो हो भी रहा है तो दैट इज यू कैन राइट इट. ठीक है, सही है. मैं रीड कर रही हूँ. की प्लेयर्स मैम अगेन बता दे. मैं उजैर रिपीटेड लेक्चर सुन लेना बेटा. पढ़ करना कराना कुछ नहीं होता, 4 दफा रिपीट करवाओगे फायदा कुछ नहीं है. ठीक है, अब मैं जा रही हूँ डी पार्ट के ऊपर. डी पार्ट अगेन कहता है, अब ये की प्लेयर हैं. ठीक है, ये की प्लेयर के बारे में बात कर रहे हैं हम.
The most significant stakeholders are those with large amount of power and high level of interest. अब यहाँ पर power भी ज्यादा है और interest भी ज्यादा है. These stakeholders are key players and it is essential to obtain to keep their support. अब इनका support हासिल करना हमारे लिए as an organization essential है, must है. ठीक है, मैं फिर एक एक दफा चारों पार्ट रीड कर रही हूं. अगर आपके पास तस्वीर पूरी नहीं आ रही है तो आप लिख लो, मगर प्लीज जरा जल्दी करो. वी कैन नॉट जस्ट स्पेंड टाइम ओवर दिस. ठीक है, मैं रीड कर रही हूं. किसी को तस्वीर पूरी नहीं आ रही है तो आई कैन नॉट हेल्प दैट, बट आई कैन रीड इट. तो प्लीज लिखना है तो लिख लो. ए पार्ट रीड कर रही हूं. ए पार्ट है मिनिमल एफर्ट के बारे में. इफ अ स्टेक होल्डर हैज वेरी लिटिल पावर and very little interest in a matter. मैं रिपीट कर रही हूं. If a stakeholder has very little power and very little interest in a matter, minimum effort is needed trying to keep the stakeholder informed about the matter or satisfied. Minimum effort is needed trying to keep the stakeholder informed about the matter or satisfied. अब उसका ना इंटरेस्ट है ना उसके पास पावर है तो हमें कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है ऐसे इंसान को इन्फॉर्म रखने के लिए या सेटिस्फाई रखने के लिए. सेकंड क्वाड्रेंट में जा रही हूं. कीप इन्फॉर्म्ड की हेडिंग है. इफ अ स्टेक होल्डर हैज वेरी लिटिल पावर, पावर अभी भी उसके पास क्या है, लेस है इफ यू सी, बट ही हैज स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट. इंटरेस्ट जो है वो उसका हाई है कीप इन्फॉर्म्ड में. The appropriate way to deal with them is to keep informed about what is happening and why. अब इनको डील करने का सबसे बेहतर तरीका है कि इनको हर चीज के बारे में इन्फॉर्म रखा जाए कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है. The stakeholders should be kept informed even if they oppose what the organization is doing. Even अगर ऑर्गेनाइजेशन से वो अग्री नहीं कर रहे हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, तो भी एज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप देम इन्फॉर्म्ड. ठीक है, अब मैं जा रही हूं थर्ड पार्ट पे, सी पार्ट. इफ द पावर ऑफ अ स्टेक होल्डर इज स्ट्रॉन्ग बट द स्टेक होल्डर हैज वेरी लिटिल इंटरेस्ट. अब इसके पास पावर है बट इसका इंटरेस्ट नहीं है. इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप द स्टेक होल्डर सेटिस्फाई. अब इसको सेटिस्फाई रखना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर ये सेटिस्फाई नहीं होगा तो इसका इंटरेस्ट डेवलप होगा. इसका इंटरेस्ट डेवलप होगा तो ये अपने पावर को गलत तरीके से भी इस्तेमाल कर सकता है. तो इन ऑर्डर टू अवॉइड हिज पावर प्रेशर वी नीड टू कीप दिस पर्सन सेटिस्फाइड. मैं रीड कर रही हूं, बुक में क्या लिखा हुआ है ये मैंने एक्सप्लेन किया है. अब बुक की जो बात लिखी हुई है वो मैं रीड कर रही हूं. प्लीज बी विथ मी. If the power of the stakeholder is strong, but the stakeholder has very little interest in the matter, it is important to keep the stakeholder satisfied. It is essential to avoid any course of action that will increase the stakeholder interest. It is essential, that means it's a must that we need to not allow this person to develop interest. It is essential to avoid any course of action that will increase the stakeholder interest and persuade the stakeholder to exercise its power. इंटरेस्ट होगा तो वो पावर का इस्तेमाल कर सकता है, इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो पावर का इस्तेमाल नहीं करेगा. इज इट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? बेटा जी प्लीज जवाब देने में जरा जल्दी कर लिया करो. नूर खान तुम्हें तो बेटा पहले ही समझ में आ गई है, मैं उन खोतों से पूछ रही हूँ जिनको समझ में नहीं आया. ठीक है, हाँ अब तुम भी बोलोगे क्लियर है. शुक्र है क्लियर है. अच्छा चौथा पॉइंट फिर सुन लो, एक पॉइंट ही रह गया वो भी रिपीट कर देती हूँ, की प्लेयर वाला. द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टेक होल्डर आर दोज विथ लार्ज अमाउंट ऑफ पावर and high level of interest matter. These stakeholders are key players and is essential to obtain and keep their support. इनका इंटरेस्ट भी हाई है भाई, इनकी पावर भी हाई है भाई. तो अब इन हाई वाले लोगों को इनका सपोर्ट रखने के लिए हमारे लिए एज एन ऑर्गेनाइजेशन इट्स अ मस्ट
टू हैव देयर सपोर्ट। एंड इनका सपोर्ट कैसे रख सकते हैं? जब ये सेटिस्फाइड हो, ये खुश हो, ठीक है। सो नाउ दिस इज डन, मेंडोलीज इंटरेस्ट इज डन, मैट्रिक्स इज डन। यहां तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है तो मुझसे पूछ लीजिए। इंशाल्लाह, आर यू देयर? ओके, डन। अब हम जा रहे हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की हेडिंग के ऊपर, एंड बैक ऑन टू द ईएम बुक। ठीक है, अब हम बात करते हैं CSR क्या है और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, corporate social responsibility refers to the idea that a company should be sensitive to the, अच्छा यहाँ पे इन्होंने ये टाइपो एरर है, एक कंपनी वाला वर्ड यूज नहीं होगा, आ कंपनी का वर्ड यहाँ पे यूज होना चाहिए, तो ये यहाँ पे टाइपो एरर है, तो एक सी हटा दो तो आ कंपनी या एन ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, इफ यू गेट दिस थिंग, इट्स अ टाइपो एरर। CSR refers to the idea that an organization or a company should be sensitive to the needs and wants of all its stakeholders and in its business operations, not just the shareholder. अब किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ उसके शेयर होल्डर्स का ख्याल नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने तमाम तर स्टेक होल्डर्स का ख्याल रखे। अब वो कंपनी कैसे तमाम तर स्टेक होल्डर्स का ख्याल रख सकती है? नीचे गिवन पॉइंट्स हैं। ठीक है, मैं पहला पॉइंट डिस्कस करने जा रही हूं, एंड प्रोबेबली आई विल ट्राई टू कीप दिस लेक्चर टिल हियर। यहां से इंशाल्लाह ताला हम अगली क्लास यानी कि कल कंटिन्यू करेंगे, एंड प्रोबेबली इंशाल्लाह दिस दिस चैप्टर माइट नीड, तुम्हारा पेपर है 28 को एंड आज हो गई है 22, तो थोड़ा सा मुझे देख लेने दो। यस, ठीक है, 28 इज एक्चुअली नेक्स्ट मंडे, सो प्रोबेबली तुम्हारी कल की क्लास मेरे साथ लास्ट होगी। तो मेरी कोशिश ये होगी कि CSR को मैं कल की क्लास के अंदर यानी ये चैप्टर मैं खत्म कर दूं। इंशाल्लाह वी विल बी एबल टू डू इट। ठीक है, तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू कीप माय प्रॉमिस। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। ठीक है, हो सकता है मुझे आज भी थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करना पड़ जाए, लेट्स सी। ठीक है, आई होप यू ऑल आर फाइन विद इट। दैट्स ओके बेटा, ओके। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं, पहले पॉइंट को पढ़ रहे हैं। अ सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनी में कंसिडर, सबसे पहले इन कंपनीज को कैसे अपने स्टेक होल्डर्स को खुश रखना चाहिए, इसके अंदर पहला पॉइंट है द एनवायरमेंट इम्पैक्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, एग्जाम्पल ड्यू टू द यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिसाइक्लेबल इनपुट्स। अब हमें क्या करना है? हमें अपने एनवायरमेंट को पोल्यूशन फ्री रखना है। पोल्यूशन फ्री रखना है फ्रॉम द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। इन्होंने एग्जाम्पल भी आपको ये दी है कि अब एग्जाम्पल क्या करते हैं? ड्यू टू द यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल। अब हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन साइक्लेबल इनपुट्स यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी पोल्यूशन के अंदर इजाफा हो रहा है। तो अगर हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज करना शुरू कर दें और हम रिसाइक्लेबल इनपुट्स प्रोड्यूस करना और यूज करना शुरू कर दे, तो दैट कैन क्रिएट एडवांटेज। कौन सा एडवांटेज? एनवायरमेंटल फ्रेंडली एडवांटेज। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट सिटिंग हियर? तमाम तर बच्चों को ये पॉइंट क्लियर है? प्लीज give me your feedback if it's clear to all of you. वेलकम फवाद, दैट्स ओके बेटा। आपको ये पॉइंट क्लियर है बेटा? फवाद, इंशाल और बाकी सारे स्टूडेंट्स को?
पहला पॉइंट सब बच्चों को क्लियर है? जी ठीक है, अब हम जा रहे हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर. द सेकेंड पॉइंट इज सेइंग द हेल्थ इंपैक्ट ऑफ कंज्यूमर्स ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स, एग्जांपल टोबैको एंड अल्कोहल. अब देखो दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है, हेल्थ कंसर्न्स ऑफ द कंज्यूमर्स. ठीक है, देखिए ये भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है. वो टोबैको बना रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा सिगरेट्स के तमाम तर एड्स के ऊपर कि वो पहले पूरा गवर्नमेंट का बताया वजारत सेहत के हो क्या तंबाकू नौशी सेहत के लिए मुजिर है. तो अगर वो एड भी दिखा रहे हैं सो दे आर पुटिंग द एड अकॉर्डिंगली. हमारा तो चले पाकिस्तानी इस्लामिक कंट्री है, सो वी डोंट एडवर्टाइज फॉर अल्कोहल येट अल्हम्दुलिल्लाह. बट वेस्टर्न कल्चर के लिए एग्जाम्पल गिवन है कि वहां पर जब अल्कोहल के भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं तो दे नीड टू टेल देम कि ये साइड इफेक्ट्स हैं या ये इट्स नॉट अ हेल्दी एक्टिविटी, शोइंग कंसर्न फॉर पीपल्स हेल्थ. इज दिस पॉइंट क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, मैं थर्ड पॉइंट पे मूव कर रही हूं बच्चों. अच्छा, थर्ड पॉइंट कहता है द फेयर ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज. अब जो एम्प्लॉइज हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, देखो पहले हमने एनवायरनमेंट की बात कर ली, फिर हमने हेल्थ कंसर्न की बात कर ली कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, फिर अब हम बात किसके ऊपर करने आ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फेयर ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज. अब जितने लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उनको हम फेयरली ट्रीट कर रहे हैं या हम किसी के साथ कोई नाइंसाफी तो नहीं कर रहे हैं? ये भी किसकी जिम्मेदारी है? ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है. फोर्थ पॉइंट, वेदर इट इज राइट टू एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स. बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हम एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं. आपके क्रीम्स, शैम्पूज, आपकी मेडिसिन, आपकी वैक्सीनेशन, जितनी भी चीज ह्यूमन बीइंग के ऊपर टेस्ट करने से पहले वी टेस्ट देम ऑन एनिमल्स. सो अगेन ये भी एक हद तक हम कर सकते हैं बिकॉज वी कैन नॉट afford to kill animals. Those are also, living things, living beings हैं. So we have to be careful about it as well कि उनको हम बहुत ज्यादा harm ना करें. हम जबकि उनको बिल्कुल भी harm ना करें. I'm an animal lover actually, तो मेरे लिए तो बिल्कुल ही it's a no. ठीक है, अब बात करते हैं द सेफ्टी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्शन प्रोसेसेस. यानी प्रोडक्ट जो है वो सेफ हो, उससे कोई साइड इफेक्ट्स ना हो, पहली बात. दूसरा, उसका प्रोडक्शन के अंदर भी हमें, उसके प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर भी कोई ऐसा वेस्टेज डंपिंग का कोई इस तरह का कोई नुकसान ना हो. दीज आर ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई होप यहाँ पर जो मेरे दो बच्चे तो दे ही रहे हैं पेपर, आई नो इंशाल्लाह एंड फवाद दे आर गिविंग, उजैर भी शायद दे रहा है. सो ये तीन बच्चों को आज यहाँ तक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पॉइंट क्लियर हो गया है. राइट बेटा? ठीक है, अब हम बात करते हैं. ओके, अब हम बात करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगी क्योंकि मैंने अब ये जिम्मेदारी ले ली कि कल की क्लास के अंदर मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करा देना है. सो आई विल बी टेकिंग अ बिट मोर लेंदियर. एक्सटेंडेबल टॉपिक्स को आई एम कटिंग ऑफ, आई एम नॉट गोइंग इनटू द एक्सटेंडेबल टॉपिक्स. इलस्ट्रेशन 2 भी गया. ठीक है, एंड नाउ आई एम गोइंग ऑन टू द डेवलपमेंट ऑफ CSR ओवर टाइम. ठीक है, CSR ओवर टाइम भी आपका पार्ट है ऑफ द इलस्ट्रेशन 2. इलस्ट्रेशन 2 यानी हम पेज नंबर, प्लीज बेटा थोड़ा सा मार्क कर लो, अब तुम लोग इसको रीड करोगे. यानी हमने पेज नंबर 209 को पूरा क्रॉस कर दिया है. इसके अंदर इलस्ट्रेशन है, 2010 के ऊपर इलस्ट्रेशन है, 2011 के ऊपर भी इलस्ट्रेशन है. और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर 211 के अंदर एक चीज स्टार्ट हो रही है जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट है. तो हम यहां तक, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, यानी आई नीड टू स्टार्ट नाउ ऑन पेज नंबर 211. सो आई विल बी इवन शोइंग इट टू यू ऑल ताकि आप लोगों को भी फॉलो करने में आसानी हो. ठीक है, क्या है देखो बेटा,
ये illustration है, illustrations are the examples, so we are I'm skipping the example. एक illustration ये है, illustration 1, then 2, and then there is another illustration, illustration number 3. ठीक है, so I'm skipping all these illustration. ये globalization और topic के ऊपर है. इन illustration, ये illustration 4 है, मैं इसको भी skip कर रही हूँ. ये illustration 5 है, मैं इसको भी skip कर रही हूँ. And I'm actually coming on to this, that is illustration 4 हो गया, 5 हो गया, use of AGM हो गया, chairman हो गया. Now I'm coming on to non-executive directors, NEDs. ठीक है, NEDs पेज नंबर 214 के ऊपर अगर हम आ जाते हैं. अच्छा, अगर मैं आप लोगों को एक चीज, एक होमवर्क दूं, I hope you all can do this homework. I want all of you to read पेज नंबर 20. ये असाइनमेंट मैं दे रही हूँ, एंड दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट असाइनमेंट, प्रोबेबली ऑनलाइन असाइनमेंट. इससे पहले मैंने स्टार्टिंग में दिए थे. नाउ प्लीज, इफ आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू, आई वांट ऑल माय स्टूडेंट्स टू रीड फ्रॉम चैप्टर पेज नंबर 209. पेज नंबर 209 से ये रीड करना शुरू करेंगे, और आप लोग रीड करेंगे पेज नंबर 2015 तक. 2015 तक आई वांट, जबकि 2016 का जो पहला पार्ट है, 2016 में आपको दिखा देती हूं. 209 से 2016 तक आप रीड करेंगे. 2016 का पहला पार्ट आप रीड करोगे. क्यों पहला पार्ट आप रीड करोगे? क्योंकि वहां तक सारी इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज चल रहे हैं. बेटा केस स्टडीज किस चीज के चल रहे हैं? जो भी अभी आपने पिछला चैप्टर भी किया, उसके अंदर ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोड, ये सारी नेड्स, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स क्या हैं, ये आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन से होते हैं? ये वो डायरेक्टर होते हैं जो कि कभी कभी साल में एक दफा आते हैं. यहां पर देखें लिखा हुआ है, एटलीस्ट हाफ ऑफ द बोर्ड एक्सक्लूडिंग द चेयरमैन, ये नेड होते हैं. ये स्मॉलर कंपनी के अंदर होते हैं, और ये कम से कम हर स्मॉल कंपनी के अंदर 2 इंडिपेंडेंट नेड्स होते हैं. तो वी डोंट हैव टू गो इनटू डिटेल, लेकिन इनको समझ लो. नेड क्या है? ये वो डायरेक्टर्स होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, जो डे टू डे मैनेजमेंट और डिसीजंस के अंदर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कॉल हो रहे होते हैं. जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं वो डे टू डे एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं. नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डे टू डे एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते हैं. इज इट क्लियर? हम पहले भी पढ़ चुके थे डिफरेंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. आपके सीमा के स्टडी टेक्स्ट के अंदर भी ये लिखा हुआ है. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो डायरेक्टर्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर कोई पोजीशन होल्ड कर रहे होते हैं. ये वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं. नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होते हैं? जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पार्ट होते हैं, बट दे आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी. वो कभी कभी कोई वंस इन अ ब्लू मून, साल में एक दफा या साल में 2 मरतबा ऑर्गेनाइजेशन में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है तो उसके अंदर डिसीजन मेकिंग के लिए आ जाते हैं. उसके अलावा वो डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते हैं. इज इट क्लियर बच्चों? नूर खान, इर्जा, आपका होम असाइनमेंट क्या है? पेज नंबर 209 से लेकर के पेज नंबर 216 यानी 209 से 216 तक आप पढ़ेंगे. समझ ले, ये आपने 10 पेजेस के ऊपर केस सिनेरियोज पढ़नी है, रीडिंग करनी है. इसके अंदर समझने का कुछ नहीं है, आप सब पहले कॉन्सेप्ट अपना डेवलप कर चुके हैं. ठीक है, लेकिन मैं आपको ये चाह रही हूं क्योंकि इस पार्ट का वेटेज बेटा ज्यादा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो ये तकरीबन 10 पेजेस हैं. मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग ये 10 पेजेस पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए, गो थ्रू देम. एमसीक्यूज के अंदर थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाती है. केस सिनेरियोस छोटे छोटे बने हुए हैं इलस्ट्रेशंस के फॉर्म के अंदर, सो इट विल हेल्प यू इन ऑर्डर टू आंसर योर क्वेश्चंस, एमसीक्यूज. ठीक है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर? नेट का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे कोर्स के अंदर इंक्लूडेड नहीं है. आप कोर्स आउटलाइन को भी सामने रख लीजिएगा. फॉर एग्जाम्पल बा
हैज नथिंग टू डू विथ योर कोर्स कंटेंट और आउटलाइन। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी आपको मिलेंगी। या एक मिनट रुक जाओ, लेट मी डू इट। बेटा आज क्लास 11 बजे तक ले जाते हैं, ठीक है, एंड आई एम डूइंग इट। क्या कहते हो आप लोग का, क्या ख्याल है? विल यू बी एबल टू डू इट ऑन योर ओन और यू वांट मी टू डू इट हियर? जल्दी से रिप्लाई करो। आई हैव नो इश्यूज इन डूइंग इट। बच्चों रिप्लाई फास्ट, कम ऑन। अनूर, वाई मैम वी विल डू इट ऑन आवर ओन। अच्छा देखो, कहते तुम लोग वो हो, लेजी पीपल हो। मैं करने को तैयार हूं, टीचर को प्रॉब्लम नहीं। यहाँ बच्चों की हालत देखो जरा। ओके सी, ठीक है फाइन, देन इट्स माय कॉल, इट हैज टू बी माय कॉल। तो थोड़ा सा वेट करो, इसको स्किम करते हैं, ठीक है। अब इसको डिटेल में नहीं जा रही हूं मैं आपको स्किम करके इसकी छोटी छोटी कहानियां बता रही हूँ, ठीक है। अभी मैं हूं 209 पे, लेट मी ओपन 209 फॉर यू, ठीक है। 209 के ऊपर देखो, अब ये बीपी कंपनी के बारे में बात हो रही है और इन्होंने क्या बोल दिया है, ये द इंपॉर्टेंस ऑफ सीएसआर टू एन ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस क्या है। अब क्या इसने काम करना है, इन्होंने ऊपर क्या काम किया हुआ है। सीएसआर की एक्टिविटी है, 150 लोग हैं जो कि इंजर्ड हो गए हैं। देखिए, यू हैव टू स्किम इट। हाउएवर, टू recent incidents have damaged BP's image for CSR. Firstly, there was an explosion in the Texas City refinery in which 15 people were killed, over 150 people injured. Secondly, there was a serious oil leak from the pipeline in the जो भी अलास्का के अंदर कोई एक जगह है जहां पर पाइपलाइन ऑफ द ऑयल जो है वो आपकी लीक हुई हुई है। देयर आर accusations that lack of investment in safety training and inspection were responsible for both the incidents. Critics of BP have accused it to the greenwash. It is using environmentally friendly programs to divert attention from being टू बिगिन एक्टिविटीज, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि वो बीपी ने, उसको लोगों ने बड़ी क्रिटिसाइज किया, ये दो एक्सीडेंट्स हुए, तो बीपी ने थोड़ा सा चालाकी का काम किया कि उसने लोगों की अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए उसने एनवायरमेंटल फ्रेंडली चीजों के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब अ क्लोजली लिंक आइडिया is that the sustainable development that the companies should make decisions based on only financial factors but also on the social and environmental consequences of their actions. अब कंपनी को बेसिकली सीएसआर का तो काम ही ये कि सोशल वेलफेयर के लिए भी कुछ एक्शन किया जाए, कुछ एनवायरमेंटल फ्रेंडली अप्रोचेस बनानी चाहिए। तो अब हर कंपनी को अपनी अप्रोचेस बनाते हुए खाली फाइनेंशियल फैक्टर्स को जहन में नहीं रखना चाहिए, बल्कि सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को भी जहन में रखना चाहिए। Traditionalists argue that companies should ऑपरेट सोनली टू मेक मनी फॉर द शेयर। अब ट्रेडिशनल वे क्या है किसी भी कंपनी को रन करने का, दैट इज दे नीड टू मेक मनी, बट नो। और ये लोग कहते हैं दे शुड नॉट वरी अबाउट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट दिस इज समथिंग रॉन्ग। मॉडर्न व्यू क्या है, सीएसआर स्ट्रेटेजी, दिस इज द एक्चुअली एवोल्यूशन और रेवोल्यूशन ऑफ बिजनेस इंडस्ट्री। अब हम सीएसआर फोकस्ड हो गए हैं बिकॉज वी थिंक दैट वी आर गेनिंग प्रॉफिट फ्रॉम द कस्टमर, सो वी नीड टू प्रोवाइड केयर, and any organization who claims to be a corporate industry should have some social responsibilities, ठीक है। Differentiation in the firm's CSR activity, example with regards to the environment experimentation on animals or to product safety, can act as a method of differentiation. अब different products को different तरीके से animals के ऊपर टेस्ट किया जाएगा, ऐसा नहीं किया जाएगा कि उस एनिमल को बिल्कुल जो है वो एनिमल, अगेन इट्स अ लाइफ, ठीक है। लेकिन आई डू अग्री कि लोगों की, ह्यूमन बींग्स की लाइफ से थोड़ी लेस इंपॉर्टेंट इफ यू कंपेयर इट, ऑलराइट। अगर एक आप अगर इफ आई मैं अगर एनिमल लव साइड पे रख करके I talk about being, we cannot test all those medicines and all those vaccinations on human beings like that. So it's always better to have it tested on the animals. But again, there are some quotas and cappings and monitoring over it. High caliber staff को हमें use करना चाहिए कंपनी के अंदर रखने के लिए, कीपिंग द पॉलिसीज इन माइंड, ताकि कोई भी एक बंदा गलत हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायर कर लेते तो दैट impacts on to the culture of the organization. Brand strengthening due to the firm's honest approach. अब honest approach यानी integrity
विदाउट ऑनेस्टी नहीं आ सकती, और विदाउट इंटीग्रिटी ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट नहीं आ सकता है. ऑलवेज कीप दिस इन माइंड. सो इंटीग्रिटी जो है वो हर ब्रांड के अंदर होनी चाहिए. दिस इज व्हाट आई से. इवन मैं कहती हूँ नॉट ओनली ब्रांड, ह्यूमन बीइंग के अंदर होनी चाहिए, एंड दैट इज व्हाट एक्चुअली इज मिसिंग, व्हिच इज द ऑनेस्टी. Lower cost can be achieved in number of ways. Example, due to the use of less packaging on or energy. अब पैकेज हम अगर लो क्वालिटी का कर दें, बिकॉज होता क्या है, प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए. हमारे कल्चर के अंदर उल्टा हो रहा है, प्रोडक्ट बेकार भी है लेकिन उसकी पैकेजिंग बड़ी खूबसूरत कर दी गई है ना, तो पीपल बाय इट बिकॉज पीपल आर एक्चुअली फूल. The identification of new market opportunities and changing social expectations. अब लोगों की expectation change हो गई है, वो convenience चाह रहे हैं, वो after sales service भी चाह रहे होते हैं most of the time. So this is actually all the part of CSR activities. ठीक है. अब हम जाते हैं दूसरे वाले केस सिनेरियो के ऊपर skipping the rest of it. दूसरा वाला बा की बात हो रही है. Again, बा is not actually something included in your BA owns and operates 7 airports in UK. BA recognizes that they are responsible both directly and indirectly to a variety of environmental and social economic impacts from their operations. ये BA जो है वो airport airline service industry की बात हो रही है. Now we discussed the product industry. अब जो है anonymous attendee, all good with you? Or actually you want to be thrown out? I don't mind that. Wait, ये हैं कौन anonymous? इनके जब देखो अजीब और गरीब किस्म के जो हैं वो मैसेजेस आ रहे होते हैं. Anyways, like if one more time this happens, I'm going to just block this person out. Anyways, ठीक है जी. अभी हम I'm not going to allow anonymous questions now. Better. Good. चलो जी. ओके. अच्छा जी, अब हम सर्विस इंडस्ट्री के ऊपर जा रहे हैं. सर्विस इंडस्ट्री के अंदर देखें थोड़ा सा चीजों का वर्किंग कंडीशन का एनवायरनमेंट चेंज होता है. अब ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी ऑफ द वैरायटी ऑफ एनवायरमेंटल एंड सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स फ्रॉम द ऑपरेशंस. सबसे पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट को हम डिस्कस करते हैं. एम्प्लॉइंग 12,000 पीपल, अलाउइंग द बिजनेस पीपल टू ट्रेवल टू मीटिंग्स, thus supporting the global economy, allowing tourists to enrich their cultural and experience, allowing dispersed family to visit each other. अच्छा देखिए, अब ये क्या हो रहा है, बेसिकली दे आर क्रिएटिंग कन्वीनियंस फॉर पीपल. बिजनेस जो लोग ट्रेवल करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स इट्स गुड फॉर देम, उनके बिजनेस के लिए है. ग्लोबल इकोनॉमी, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना. देन अगेन फैमिली कि कुछ मेंबर्स जो हैं वो आपके डिस्पर्स यानी स्प्रेड आउट दूसरी जगहों पे लोकेशंस पे रह रहे हैं. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू स्टे कनेक्टेड. नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा? लार्ज कंजम्पशन ऑफ fossil fuels, emission of greenhouse gases, noise affecting people living close to airports. All right, these are all the negative impacts which actually BA has to face. BA sees its CSR program as managing these operational impacts in order to earn the trust of the stakeholders. अब किस तरह से बा को काम करना चाहिए? तो बा को क्या करना चाहिए? ऑफ कोर्स इसको फ्यूल एमिशन के ऊपर थोड़ा सा वर्क करना चाहिए. इसे नॉइज के लिए कुछ करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा आपके जो प्लेन क्राफ्ट्स हैं वो दे आर नॉट वेरी नॉइजी, तो दे हैव टू बी मेंटेन्ड वेल. अब मैं इसके ऊपर पीआई की क्या एग्जांपल दूं, रहने देते हैं बेटा, ठीक है. तो वी ऑल नो दिस थिंग. फॉर एग्जांपल, लोकल पीपल लिविंग near airports are sensitive to the noise to the aircraft and taking off. So BA did nothing about this issue because अब हम इसके बारे में तो कुछ नहीं कर सकते हैं. Local people could complain to the politicians who pass laws to curb the number of flights which would damage the company. And again होना ये चाहिए, एयरपोर्ट्स जो है वो आपके ऐसी लोकेशंस पे होना चाहिए which should, हमारे सिर्फ पाकिस्तान के अंदर
प्रॉबली इस चीज का ख्याल नहीं रखा जाता है, वरना बाकी कंट्रीज के अंदर आई हैव सीन दिस थिंग कि एयरपोर्ट थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, 10-15-20 मिनट की ड्राइव पर होना चाहिए फ्रॉम द लोकल पॉपुलेटेड एरिया, and even this goes same for the commercial and every industrial position as well, but थोड़ा सा हमारे यहाँ इन चीजों के laws के ऊपर compromise किया जा रहा है, but this is actually problem at the governmental level जो कि approval दे देते हैं. How this happens actually, the development of CSR over time, the norms of the corporate behavior of the Victorian British would seem totally unacceptable in Britain today. The long hours, child labor, appalling working conditions, lack of readiness and grievance, filthy conditions to the workplace, and smoke and other pollution. ये देखिए ये सारे CSR के अंदर चीजें इन्वॉल्व हैं. व्हाट इज CSR? अब तक आप लोगों को ये 2 केस सिनेरियो पढ़ने के बाद बहुत आराम से क्लियर हो चुका होगा. इज इट ऑल गुड विद एवरी वन ऑफ यू? 2 केस सिनेरियो मैंने पिक किए, एक हमने प्रोडक्ट का पिक किया, दूसरा हमने सर्विस इंडस्ट्री का पिक किया. Is it now so far clear to every one of you, beta? CSR सबको क्लियर हो गया है? इंशाल, फवाद, उजैर, नूर, इर्जा, please reply fast. चलो, this is something really good. Now we will be continuing inshallah from tomorrow in this from this chapter. आज के लिए ज्यादा हो गया है, 10 मिनट तुम लोगों ने बर्दाश्त कर लिया, मजीद चलो, दैट इज गुड, थैंक यू सो मच. अच्छा बच्चों, मैंने तुम लोगों को ग्रुप के ऊपर अलाउ कर दिया है, तुम लोगों के पेपर के अंदर 28 तारीख के अंदर टाइम नहीं है. अच्छा, मेरी ये कोशिश होगी, मैं वैसे भी 1-on-1 कनेक्टेड रहती हूँ तुम सबसे, कोई भी सवाल आता है कर लो, पेपर से रिलेटेड हो, लेकिन तुम उसके ऊपर अपना होमवर्क गूगल करने की पहले कोशिश करोगे. ये नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आया तुमने उठा के मेरी स्क्रीन पे फेंक दिया. नो, गूगल करो, वर्क हार्ड योरसेल्फ. अगर फिर भी प्रॉब्लम है देन यू कैन थ्रो योर क्वेश्चंस, आई विल बी ट्राइंग टू रिप्लाई इट बैक. Mohammed Naim, your question is actually not clear to me. Ma'am, please tell the CSR for teaching services. Teaching services के लिए क्या CSR होता है? See, if you talk about me as a teacher, I try staying connected to each and every student of mine, irrespective of वो कहाँ का स्टूडेंट है. अक्सर मुझे बच्चों का नाम नहीं पता, तो मुझे नंबर नहीं उनके सेव हुए, तो मैं बोलती हूँ बेटा कौन हो, किधर से हो, कौन सी क्लास के बच्चे हो, ताकि मैं तुम्हें अकॉर्डिंगली आंसर करूँ. ठीक है. सो दिस शुड बी, यार मैं ये समझती हूँ, जैसे भी मैं बच्चों को यही बात बोल रही थी कि जो बच्चे अभी दिसंबर में पेपर दे रहे हैं वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, बट पहले वो अपना होमवर्क खुद कर लेंगे. अगर उनको फिर भी कंफ्यूजन होगी, दे कैन टेक्स्ट मी, आई विल ट्राई आंसरिंग देम. आई डोंट प्रॉमिस दिस. उजैर, नदीम, इफ यू चेक, मैंने अभी प्राइवेसी हटा दी है, लेकिन प्राइवेसी हटाने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके ऊपर खातुम नबूवत के ऊपर के सारे चीजें शेयर करो. कोई कोविड का वो आ रहा है, देखो प्रॉब्लम ये होती है, एडमिन क्यों लगाई जाती है, क्योंकि यू डोंट नो हाउ टू बिहेव. इफ यू बिहेव, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम गिविंग यू द एक्सेस. ठीक है ना? सो दिस इज इट. अगर कोई क्वेश्चन आएगा, यू कैन थ्रो द क्वेश्चन एंड आई विल ट्राई आंसरिंग इट, बट एट माय कन्वीनियंस, ऑन माय कन्वीनियंस, बिकॉज आई एम नॉट फ्री ऑल द डे. आपकी क्लास मैंने खत्म करनी है, आई नीड टू गेट रेडी एंड आई नीड टू कैच माय CA स्टूडेंट्स. सो यू नो दिस इज हाउ माय वर्क इज गोइंग ऑन. और फिर मेरी ट्रेनिंग्स भी चल रही होती है, कुछ ट्रेवलिंग्स भी होती है, कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स भी होती हैं. सो मुझे जिस वक्त टाइम मिलेगा मैं जवाब दूंगी इंशाल्लाह आप लोगों को. ठीक है, दिस इज व्हाट ऑल आई कैन डू एट माय पार्ट. थैंक यू सो मच. सी यू ऑल टुमारो इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.